गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना साइंस का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने दूसरे भाग को। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से संतुलित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व क्या होता है। बच्चों, आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही उसका विनाश। यानी कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, यह हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो इस नियम के अनुसार क्या हुआ, अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या है वह उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। यह इस नियम का पालन करता है। यही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का महत्व है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। मैंने आपको संतुलित करना सिखाया था, लेकिन पूरी तरह से संतुलित किस प्रकार किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बच्चों प्रथम चरण को। तो इसका बच्चों प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण में हम क्या करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है उसके विभिन्न सूत्रों को हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ली है बच्चों। जैसे अगर हमारे पास जिंक है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पे हम लेंगे बच्चों जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम पहले सूत्रों के द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पे हमने जिंक का सूत्र लिखा, यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र लिखा, यहाँ पे जिंक सल्फेट का सूत्र लिखा और फिर लिखा हमने हाइड्रोजन का सूत्र। तो ये हमारा प्रथम चरण होता है। द्वितीय जो चरण है, द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं कि जो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है वह उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर, इसको हमें करना है। लेकिन इस इक्वेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे जिंक का एक परमाणु है और इस तरफ भी जिंक का एक ही परमाणु है। यहाँ पे हाइड्रोजन के बच्चों दो परमाणु है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के हमारे दो ही परमाणु है। यहाँ पे ये जो हमारा SO4, इसको हम सल्फेट ग्रुप कहते हैं बच्चों। सल्फेट ग्रुप का हमारा एक जो है हम कह सकते हैं कि अणु उपस्थित है और यहाँ पे भी इसका एक ही अणु उपस्थित है। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है वो क्या हो गई, संतुलित हो गई। लेकिन इसका तीसरा चरण भी इम्पोर्टेंट है। तो तीसरे चरण में हम क्या करते हैं, उसकी भौतिक अवस्थाओं को लिखते हैं। जैसे जिंक जो है हमारा, वह सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड के लिए हम एस यूज करते हैं, इंग्लिश में एस कहते हैं सॉलिड को, यानी ठोस अवस्था में। वही हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि एल फॉर लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे ये कुछ सूत्र हैं, ये आपको याद करने होंगे। एस जो होता है बच्चों हमारा किसके लिए होता है बच्चों, ये होता है हमारा ठोस के लिए। तो इसको आप याद करेंगे कि ये हमारा बच्चों होता है ठोस के लिए। आप इसको याद कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एल की। तो एल हमारा होता है बच्चों किसके लिए, द्रव के लिए। इस तरह से मैं इसको लिख देती हूँ, ये हमारा द्रव के लिए होता है। फिर हमारा जिंक सल्फेट भी बच्चा द्रव, जिंक सल्फेट भी हमारा ठोस अवस्था में पाया जाता है। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है बच्चों, वो किस में पाई जाती है बच्चों, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो गैसीय अवस्था के लिए हम बच्चों सूत्र बनाते हैं जी। इसको आप याद कर लेंगे और इस तरह से आप जो है पूर्ण तरह से संतुलित अभिक्रिया को लिख पाएंगे। क्योंकि अगर आप बच्चों इसके जो है संकेत को नहीं लिखेंगे तो टीचर आपका हाफ मार्क्स कट कर सकती है। तो इस तरह से आप इसके विभिन्न चरणों को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको संतुलित करना आ गया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले हमारा जो प्रकार है वो है बच्चों संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया के लिए हम सबसे पहले एक क्रियाकलाप करेंगे जो हमारी बुक में दिया है। तो हम एक बीकर ले लेंगे, इस तरह से एक बीकर ले लेंगे बच्चों, ये ऐसे इसे बीकर कहते हैं। इस बीकर में हम थोड़ा सा क्या ले लेंगे बच्चों, कैल्शियम और इसमें हम क्या मिलाएंगे बच्चों, धीरे धीरे जल मिलाएंगे। तो हमने इसको धीरे धीरे इसमें जल मिलाया और उसके बाद जब हम इस बीकर को स्पर्श करके देखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या होगा बच्चों, इसके तापमान में परिवर्तन दिखाई देगा। पहले जो हमारा बीकर था बच्चों, वो बीकर हमारा गर्म नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने जल में कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाया तो ये बीकर गर्म हो गया। अब इस क्रियाकलाप को समझते हुए संयोजन अभिक्रिया को हम शुरू करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संयोजन जुड़ना, यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक बच्चे जुड़ के क्या करते हैं, एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस तरह की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी। जो अभी हमने अभिक्रिया की और दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप कह सकते हैं कि दो अभिकारक ने मिलकर एक सिंगल उत्पाद का निर्माण किया। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में आपने देखा कि ऊष्मा का भी निर्माण हुआ। ऊष्मा का मतलब जो हमारा बीकर था वो गर्म हो गया, यानी कि वहां पे ऊष्मा भी बनी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमारा एकल उत्पाद बना उसे हम संयोजन अभिक्रिया तो कहते ही हैं। साथ में जब ऊष्मा का निर्माण होता है, उत्पाद के साथ जब ऊष्मा का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पाद के साथ बच्चों किसका निर्माण हुआ, ऊष्मा का, तापमान का, ऊष्मा का, ऊष्माक्षेपी, यानी कि उसमें ऊष्मा निकलती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम संयोजन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में होने वाले कुछ उदाहरणों के बारे में बात कर लेते हैं। जब कोयला जलता है तो वह संयोजन अभिक्रिया होती है। जब जल का निर्माण होता है वह भी बच्चों संयोजन अभिक्रिया होती है। साथ ही साथ प्राकृतिक गैस का दहन भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये सभी उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं और आप संयोजन अभिक्रिया को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और मुझे लगता है कि आज का यह जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर देखने के लिए, चैप्टर पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।